नमस्कार। ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानने से पहले एक बार हम क्लॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्लॉज के ऊपर पहले भी 2 वीडियो बना दिए हैं और वो अपलोड भी हो गए हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को इस वीडियो से पहले अगर और देख लें तो जो क्लॉज है उसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो खैर हम क्लॉज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लॉज क्या होती है। क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, कम से कम इसमें ये 2 चीज़ें होनी चाहिए और ये एक समूह है। तो सब्जेक्ट और वर्ब से बना हुआ एक शब्दों का समूह, ठीक है, और वो किसी सेंटेंस का पार्ट है तो वो क्लॉज होगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो है एक से ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, तो उसमें वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो होंगे उनको हम क्लॉज कहेंगे। अगर इस सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो उसको हम क्लॉज नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई शब्दों का समूह है और वो ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें एक ऐसा समूह है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो हम उस शब्दों के समूह को क्लॉज नहीं कहेंगे। हम क्लॉज केवल तभी कहेंगे जब वो ऐसा समूह है शब्दों का जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है कम से कम, ठीक है। उसके बाद और भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसके साथ। तो मैं सिर्फ एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, कम से कम। तो एक ऐसा शब्दों का समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट वर्ब हो और वो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, ठीक है, तो वो क्लॉज होगा। अब ये क्लॉज जो है ये अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट भी मतलब इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट भी हो सकता है और जो है इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लॉज का मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट ही होता है, कंप्लीट भी हो सकता है। अर्थात ये जो क्लॉज होती है अर्थात एक ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो और जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, ठीक है। तो ये जो शब्दों का समूह है इसका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है, एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और उस शब्दों के समूह का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो, उसके मीनिंग के लिए उसे किसी दूसरे शब्दों के समूह की मदद ना लेनी पड़ती हो, तो ऐसे शब्दों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ये किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होती है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है। दूसरा, अगर वो ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है जिसका मीनिंग, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहली नाउन क्लॉज, दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी एडवर्ब क्लॉज। तो हम नाउन क्लॉज जो है वो तो हम जो है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज और अगले वीडियो में पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। वैसे सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वो शब्दों का समूह वही काम करे जो नाउन करता है, तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। और ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो शब्दों का समूह एडजेक्टिव का काम करे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। और अगर वो शब्दों का समूह जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और वर्ब है और वो एडवर्ब का काम करे तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। बस फ़र्क इतना है कि नाउन एक शब्द होता है और नाउन क्लॉज एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे समझें कि नाउन क्या होता है, एक शब्द होता है
जबकि नाउन क्लोज क्या होती है? नाउन क्लोज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, जो इसका मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है, मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज के ही पार्ट है सारे, तो इनका मीनिंग भी इनकम्प्लीट होता है। काम वही करती है जो नाउन करता है, नाउन जो काम करेगा, जहाँ प्रयोग होगा वहीं पर नाउन क्लोज प्रयोग होगी और वही काम करेगी जो नाउन काम करता है। इसी प्रकार से जो एडजेक्टिव होता है, जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम एडजेक्टिव क्लोज करेगी। बस फ़र्क इतना है कि जो एडजेक्टिव क्लोज एक शब्दों का समूह होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। इसी प्रकार से एडवर्ब जो काम एडवर्ब करती है, जो काम एक एडवर्ब होती है और एक एडवर्ब एक शब्द होता है, तो एक जो काम एडवर्ब करता है वही काम एडवर्ब क्लोज करेगा। बस फ़र्क इतना है कि ये एक शब्द होता है और ये एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। मीनिंग इसका भी इनकम्प्लीट होगा, इसका भी इनकम्प्लीट होगा और इसका भी इनकम्प्लीट होगा, मतलब इसका स्वतंत्र मीनिंग नहीं होगा इनका। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे देखिए, आई saw a snake when I was going to school। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस में दो शब्दों के ऐसे समूह हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। एक समूह तो हो गया ये हो गया एक समूह, तो आई saw a snake, और दूसरा समूह हो गया ये when I was going to school। इसमें एक सब्जेक्ट है ये, इसमें एक वर्ब है ये, और इसमें एक सब्जेक्ट है ये, वर्ब है ये। तो दो ग्रुप हो गए शब्दों के जिसमें सब्जेक्ट भी है और अपना अपना वर्ब भी है। तो इसमें किसका मीनिंग कंप्लीट है, किसका इनकम्प्लीट है? तो ये देखिए, अगर आप किसी को कहें कि आई saw a snake, अगर मैं आपसे कहूँ आई saw a snake, तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मीनिंग कंप्लीट है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्लास हो गई क्योंकि ये शब्दों का समूह है और इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, और ये एक कंप्लीट ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो सेंटेंस है उसका एक पार्ट है, तो ये क्लोज हो गई। ठीक है, और ये एक ऐसी क्लोज इसका मीनिंग भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। और ये अब इसको देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, सिर्फ इतना कहूँ कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था और मैं रुक गया हूँ बस अब, तो आप कुछ समझे? आप कुछ नहीं समझे। ठीक है, क्योंकि मेरा मीनिंग कन्वे नहीं हुआ आप तक, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप नहीं समझे। तो ये एक ऐसा शब्दों का समूह हो गया जिसका अपना स्वतंत्र मीनिंग नहीं है, तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट हुआ। क्लोज ये भी है क्योंकि ये भी एक यहाँ से लेके और यहाँ तक जो सेंटेंस है उसी का पार्ट है। ठीक है, तो क्लोज तो ये भी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, तो ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी, तो ये इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये कंजक्शन जो है वो इसी क्लोज के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस क्लोज का अपना स्वतंत्र मीनिंग है, इसको हम अकेला भी लिख सकते हैं कहीं पर भी, जबकि ये जो शब्दों का समूह है इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। इसको अपने मीनिंग के लिए इस क्लोज पे डिपेंड रहना पड़ता है। जब तक ये क्लोज नहीं लिखेंगे इसके साथ, तब तक इसका जो है मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इसका मीनिंग कन्वे नहीं होगा, इसके द्वारा हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरा आदमी नहीं समझेगा। तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, मैंने बताया, जैसे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज का काम वही होता है जो एक नाउन का होता है, अर्थात नाउन क्लोज वही काम करता है जो नाउन करता है। एडजेक्टिव क्लोज का वही काम होता है जो एडजेक्टिव का होता है, और एडवर्ब क्लोज का वही काम होता है जो एडवर्ब का होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन का क्या काम होता है सेंटेंस में, हम नाउन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किन रूपों में यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वहीं पे नाउन क्लोज यूज होगी। तो अगर आपको नाउन का पता है तो नाउन क्लोज को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, एडजेक्टिव का क्या काम होता है सेंटेंस में,
तो आप एडजेक्टिव क्लोज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छी तरह से एडजेक्टिव क्लोज को यूज़ कर पाएंगे। इसी प्रकार से एडवर्ब है। अगर आपको पता है कि सेंटेंस में एडवर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम होता है, ठीक है, तो आप एडवर्ब क्लोज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो नाउन क्लोज मैंने पिछले वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं, वो नाउन क्लोज के बारे में है। और ये हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो एडजेक्टिव क्लोज है, और अगले वीडियो में हम एडवर्ब क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज तीनों सबऑर्डिनेट क्लोज के पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि क्लोज क्या होती है, क्योंकि जब तक क्लोज की डेफिनेशन नहीं पता, आप समझे नहीं कि क्लोज क्या होती है, तब तक आप कोई क्लोज नहीं समझ पाएंगे। तो एक दिमाग में ये चीज़ क्रिएट कर लीजिए कि क्लोज क्या होती है। तो क्लोज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और उस शब्दों का जो समूह है वो उसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और वो शब्दों का समूह क्लोज तब बनेगा जब वो किसी सेंटेंस का पार्ट होगा। अगर वो सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो वो क्लोज नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, आई साw स्नेक व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, आई saw स्नेक, ठीक है, आई saw स्नेक, और मैं इतना लिख के फुल स्टॉप लगा दूं, तो ये क्लोज नहीं है, इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट है ही नहीं, ये तो एक सेंटेंस है, ठीक है। तो जब तक सब्जेक्ट और वर्ब से बना शब्दों का समूह जब तक किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं होगा तब तक ये क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज क्या होती है, बार बार ये चीज़ दिक्कत करेगी। तो क्लोज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब जरूर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सेंटेंस है, आई saw स्नेक व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस है। इसमें दो शब्दों के ऐसे ग्रुप हमें मिले जिसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है। एक ग्रुप तो हमें मिला ये आई saw स्नेक, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट भी है इसमें। तो मैंने कहा ना भाई, सब एटलीस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा आपको, एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट एक क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होना अनिवार्य है। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा उसमें और एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, वो हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप तो ये हो गया, और एक ग्रुप ऐसा ये हो गया जिसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है आगे, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या है कि इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप का मीनिंग कंप्लीट है, ये अपना जो मीनिंग है, इसको अपने मीनिंग के लिए इस ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो शब्दों का समूह हो गया, इसको हम क्लोज कहेंगे। ये क्लोज ये भी है क्योंकि ये भी इसी सेंटेंस का पार्ट है और ये भी इसी सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो क्लोज तो दोनों हैं, लेकिन इसका अपना स्वतंत्र मीनिंग है, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। प्रिंसिपल क्लोज किसी कंजक्शन से शुरू नहीं होती है। प्रिंसिपल क्लोज का जो मीनिंग होता है वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। और जो ये जो शब्दों का ऐसा समूह है जो क्लोज ये भी है, लेकिन इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो स्वतंत्र नहीं है, इसका अपना मीनिंग नहीं है। इसको अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज की मदद चाहिए। प्रिंसिपल क्लोज जब तक इसके साथ यूज नहीं होगी तब तक इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है। तो एन एडजेक्टिव क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एडजेक्टिव क्लोज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो वही काम करता है जो एडजेक्टिव करता है, ठीक है। और इट इज़ यूजुअली पुट जस्ट आफ्टर और नियरेस्ट द नाउन और प्रोनाउन इट क्वालिफाइज। और इसको आमतौर पर जो है उस नाउन या प्रोनाउन के बाद रखा जाता है, या यूँ समझ लिए बिल्कुल नियरेस्ट रखा जाता है जिस नाउन या प्रोनाउन को यह जो है मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे। अब एडजेक्टिव क्या होता है, हम सब जानते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखिए ही इज ए गुड बॉय, इसमें बॉय नाउन हो गया, और ये बॉय मीन्स लड़का,
तो ये लड़का कैसा है, ये हमें ये शब्द बता रहा है गुड। तो यहाँ पे जो गुड वर्ड है ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये हमें इस वर्ड के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये जिस शब्द के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक नाउन है। तो ये शब्द है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो शब्द किसी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो जो काम एडजेक्टिव करता है वही एडजेक्टिव क्लोज करेगी। फ़र्क इतना है कि ये एक अकेला शब्द है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, और एडजेक्टिव क्लोज जैसा कि नाम से ही जाहिर है क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होगी, एक शब्दों का समूह होगी जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें एक वर्ब होगा, ठीक है, और जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होगा इसमें। और इसका जो मीनिंग होगा वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो जो एडजेक्टिव क्लोज जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है, और सबऑर्डिनेट क्लोज का जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का जो मीनिंग इनकम्प्लीट होता है और एडजेक्टिव क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का हिस्सा है, उसी का पार्ट है, तो इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट होगा। तो हम एडजेक्टिव क्लोज कैसे समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज एक ऐसे शब्दों का समूह होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। मतलब उस समूह में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, और उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं मिलेगा। और वो शब्दों का समूह, सारा जो शब्दों का समूह है, मतलब जितने भी उस समूह में जितने भी शब्द हैं वो इकट्ठे मिल करके किसी नाउन की विशेषता बता रहे होंगे, किसी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। जैसे एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पे ये जो शब्दों का समूह है वेयर आई वॉज बोर्न, ये जो शब्दों का समूह है ये हमें प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान है ये, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये एक शब्दों का समूह टोटल मिला के जहाँ मैं पैदा हुआ था वो स्थान है ये। तो ये जो शब्दों का समूह है ये सारा एडजेक्टिव क्लोज है, और एडजेक्टिव क्लोज है ये। तो इसके लिए भाई क्योंकि ये क्लोज है तो इसमें हमें ये भी देखना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं है। तो इसमें ये सब्जेक्ट रहा और ये इसकी वर्ब रही, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी मिलेगा, तो ये वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहा। हम इसको अलग लिख के देखते हैं, अगर अलग लिख के देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसका मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं है। तो वेयर आई वॉज बोर्न, मैंने लिखा वेयर आई वॉज बोर्न। अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये बात कहता हूँ कि वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, और मैं आगे कुछ नहीं बोलूँ, तो आप समझे कुछ? आप कुछ नहीं समझे, आप ये नहीं समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस तरह से ये एक इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। पहली बात तो इसमें ये क्लोज है, पहली बात तो ये एडजेक्टिव क्लोज, पहली बात तो ये क्लोज है। क्लोज है क्यों है क्लोज? क्योंकि ये एक शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट रहा, एक वर्ब रही, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहा, और इसका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात, ये एक एडजेक्टिव क्लोज ही है, ठीक है ना। इसका प्रूफ कहाँ से मिला? इसका प्रूफ यहाँ से मिला कि ये जो है ये क्लोज मिलके, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द मिलके हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं। ये प्लेस एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बताने वाला जो शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव, और ये एक क्लोज है, तो एडजेक्टिव क्लोज है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, विच आई बॉट यस्टरडे, ये समूह देखिए, ये समूह है विच आई बॉट यस्टरडे। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, ठीक है, और ये इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहा। तो ये इस तरह से हमें पता तो चल गया कि ये तो एक क्लोज है, लेकिन ये क्लोज है तो कौन सी क्लोज है? ये सारे शब्द मिलके और इस पेन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा पेन खो गया, तो कौन सा पेन खो गया, पेन के बारे में क्या और जानकारी मिल रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है वो इन शब्दों से मिल रही है कि जो मैंने कल ख़रीदा था, ठीक है। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लोज है। आगे चलते हैं, सी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए, सी इज़ द गर्ल, यहाँ पे इन शब्दों को देखिए, इन शब्दों को
यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और यही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी नई बात बताऊंगा कि जो एडजेक्टिव क्लोज होती है वो किसी ना किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच और दैट। ठीक है, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउंस के ये सब्जेक्टिव केस हैं सारे, तो इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं और इनके पॉजिटिव केस भी होते हैं। जैसे हम इन तीनों की अगर पॉजिटिव और सब्जेक्टिव केस का बात करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, हु का पॉजिटिव होगा होज और इसका होगा होम, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका होम। विच का सब्जेक्टिव होगा ऑफ विच और इसका विच का ऑब्जेक्टिव विच ही रहेगा। ठीक है, दैट का ऑब्जेक्टिव दैट रहता है और इसका जो पॉजिटिव होता है वो ऑफ दैट होता है। तो जब ये जो प्रोनाउन यूज होंगे, ये अर्थात पीपल के लिए अगर हु यूज हो रहा है तो ये हु कोड सबऑर्डिनेट कंजक्शन का भी रोल प्ले करेगा और उस क्लॉज का सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करेगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है और ये सब्जेक्ट भी है इस क्लॉज का। इसी प्रकार से विच, विच अगर विच का जो सब्जेक्टिव केस अगर यूज किया जा रहा है तो विच उस एडजेक्टिव क्लॉज का सब्जेक्ट भी मिलेगा, वो सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करेगा और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दैट है। लेकिन अगर होम यूज कर रहे हैं या विच का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं या दैट का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं तो फिर इनके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस होंगे और इनके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। सब्जेक्ट अलग मिलेगा इसके बाद और वर्ब इसके बाद अलग से मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये विच था, देखिए ये विच आप देख रहे हैं, ये विच, इस विच, ये विच कौन सा विच है? ये विच, ये यहाँ पे ये वाला विच है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये विच है ये, क्योंकि इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर? ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे इसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेकिन अगर आपको कहीं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर सीधी वर्ब मिलती है तो इसका मतलब वो सब्जेक्टिव केस वाले हैं ये। और रिलेटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं तो वो सब्जेक्ट भी होते हैं और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होते हैं। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो चलिए अपने ऐसी सेंस का डिस्कस करते हैं। शब्दों का समूह है, ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये। ठीक है, यही सब्जेक्ट है, यही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब ये सारा शब्दों का समूह, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है। तो अगर मैं इसको अलग लिखता हूँ, हु स्टूड इन द क्लास, इसका मतलब है जो क्लास में प्रथम आया। और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ भाई जो क्लास में प्रथम आया और मैं यही कह के रुक जाता हूँ तो आप कुछ नहीं समझेंगे। तो इसका मतलब इन शब्दों का मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये पहली बात तो क्लोज तो है, ठीक है, ये क्लोज है और इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है। तो ये शब्द तो हम इस सेंटेंस को देख करके देख रहे हैं कि ये सारे शब्दों का, ये जो शब्द हैं सारे मिलके ये इस लड़की के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है ना, गर्ल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये कैसी क्लोज हो गई? एडजेक्टिव क्लोज हो गई। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई फादर। वो आदमी जो रेड शर्ट पहने हुए है वो मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज देखिए, ये शब्दों का समूह देखिए, ये इस शब्दों के समूह में क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। और मैंने बताया था हु, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है तो यही सब्जेक्ट है, यही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, तो हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट को अगर आप अलग से लिख के देखेंगे तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। अगर मैं कहूँ आपको
कि भाई जिसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, और मैं इतना ही कहूँ बस, तो आप कुछ नहीं समझेंगे, तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है तो फिर ये क्या है? ये क्लोज तो है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो क्लोज तो है ये। अब क्लोज तो है और इसका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सी क्लोज है? एडजेक्टिव है कि नाउन है, कैसी है? तो हम देख रहे हैं कि ये सारे शब्द मिलके इस मैन की विशेषता बता रहे हैं, और मैन एक नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एक क्लोज है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लोज को बीच में क्यों रख दिया गया है? भाई प्रिंसिपल क्लोज द मैन इज़ माई फादर आगे रखा है, द मैन इधर रखा है, मीन्स हमने जो प्रिंसिपल क्लोज है उसको हमने सेपरेट कर दिया, उसको तोड़ दिया है। हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज थी द मैन इज माई फादर, हमने जो ये एडजेक्टिव क्लोज इसको हमने बीच में क्यों रख दिया? तो बीच में इसीलिए रख दिया क्योंकि आप लास्ट लाइन पढ़िए, इट इज़ यूजुअली पुट जस्ट आफ्टर और नियरेस्ट द नाउन और प्रोनाउन इट क्वालिफाइज, कि एडजेक्टिव क्लोज ठीक उस नाउन या प्रोनाउन के बाद रखी जाती है, या यूँ कह लो कि उसके बिल्कुल नज़दीक रखी जाती है, जितना पॉसिबल हो उसके नज़दीक रखी जाती है, जिस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करती है, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये किसके बारे में बता रही है? मैन के बारे में। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें लास्ट में, तो इससे तो थोड़ा सा ओड लगेगा। हमें तो द मैन के बारे में अगर ये बता रही है तो हम इसको द मैन के बाद ही रखेंगे, बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का, प्रिंसिपल क्लास का, वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव क्लोज में बिगिन विद, अर्थात एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत हो सकती है। अब एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत कहाँ होगी, कैसे होगी, ये हालांकि मैं कुछ बातें आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत कैसे होती है। तो एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत पहला तो है ए रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत एक रिलेटिव प्रोनाउन से हो सकती है। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन? हु, हुज, होम, विच, दैट, ठीक है। अब हु, हुज, होम के बारे में मैं एक बार फिर को आप बता देता हूँ आपको कि जिस प्रकार से किसी प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं, पॉजिटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। ऐसे केसेस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आई, माई और मी, अर्थात आई का पॉजिटिव होता है माई और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। इसी प्रकार से ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये तीन होते हैं, हु, विच और दैट, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये सारे मैंने थोड़े से एक्सप्लेन करके लिखे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ ये तीन ऐसे याद रखिए, ऐसे हु, विच और दैट होते हैं बस। हु का पॉजिटिव होता है होम, और हु का ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी, ये जो पॉजिटिव होता है ये होता है हुज, और ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है होम। विच का पॉजिटिव होता है ऑफ विच, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है विच। और दैट का ऑफ दैट, और जो दैट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दैट होता है। मैं इस चीज़ को आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी किसी एडजेक्टिव क्लॉज के ये सब्जेक्टिव केस यूज होंगे, ये जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे, तो उस समय क्या होगा कि ये सब्जेक्टिव केस अर्थात इन प्रोनाउंस के सीधे बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। और उस समय ये प्रोनाउन भी होंगे, ये उस एडजेक्टिव क्लॉज के जो है सब्जेक्ट भी होंगे, और यही जो है उस क्लॉज के जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसको हम कहते हैं, ये कंजक्शन भी होंगे। इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा लेना है। फिर सुन लीजिए, जहाँ पर हु यूज होगा, विच और दैट का सब्जेक्टिव केस यूज होगा। मान लीजिए ये क्लॉज है हमारी, तो और हम ये यूज कर रहे हैं, ये ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो उसके बाद में क्या होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, सीधी मतलब वर्ब आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको अलग से मिल जाएगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो। मतलब उसमें आपको आप ये मत सोच के चलना कि ये जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं ये, तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन अलग से मिलेगा। यही सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे, यही इस क्लॉज के सब्जेक्ट होंगे, ठीक
ठीक है, और इन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं उस समय। लेकिन अगर ये यूज होंगे ये, ठीक है, होम यूज होगा या विच का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा या दैट का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में तो आपको अलग से सब्जेक्ट मिलेगा, अलग से वर्ब मिलेगी, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है और वर्ब भी ऐसी मिलेगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे ये, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा वास्तव में, कौन सा नाउन होगा जिसको ये रिलेट करेंगे, जिसकी ओर ये रेफरेंस देंगे, जिसको ये रेफ़र करेंगे, अर्थात अपने रेफ़र कैसे करेंगे ये, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो अपने पहले आने वाले नाउन को रेफ़र करता है। अर्थात वो जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किस नाउन की जगह यूज हो रहा है, ये हमें बताता है कि भाई मैं जो है अपने पहले आ रहा है ना, जो मेरे पहले जो नाउन है मैं इसकी जगह यूज हो रहा हूँ। अर्थात मुझे ये मान के चलें, जो यहाँ पे नाउन है वो मान के चलें, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव क्लोज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको बता दिए, हु, हुज, होम, विच, दैट। कभी कभी क्या होता है कि एज और बट भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब। जो एडजेक्टिव क्लोज है वो रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू हो सकती है। रिलेटिव एडवर्ब्स 3 होती हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर। और जब व्हेन यूज करेंगे तो इससे पहले जो नाउन होगा वो टाइम होगा हमेशा। अगर वाई यूज करेंगे तो ये हमेशा रीजन को रेफ़र करेगी, तो इससे पहले जो नाउन होगा वो रीजन होगा। और वेयर अगर एडवर्ब यूज़ होगी, रिलेटिव मतलब एडजेक्टिव क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर वेयर एडवर्ब यूज होगी तो हमेशा जो नाउन होगा वो प्लेस होगा, ठीक है। तो ये इससे पहले नाउन होंगे जिनको ये रेफ़र करेंगी। तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने ये देखा है कि भाई जो एडजेक्टिव क्लोज है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत हमेशा या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होगी। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, होम, विच, दैट। या फिर एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत रिलेटिव एडवर्ब से हो सकती है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज दोनों सेम चीज़ें हैं। एडजेक्टिव क्लोज को आप रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं और रिलेटिव क्लोज को आप एडजेक्टिव क्लोज भी कह सकते हैं। कुछ किताबों में एडजेक्टिव क्लोज लिखा हुआ है, किस किताबों में रिलेटिव क्लोज लिखा हुआ है। बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। अब हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो हालांकि ये चीज़ मैंने आपको 90% समझा दी है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन बिफोर इट एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किसको रेफ़र करता है, इससे पहले आने वाले नाउन को, और इसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज हु हेल्प्ड मी, ठीक है। तो वो लड़का है जिसने मेरी मदद की। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, यहाँ पे है। अब ये कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन बिफोर इट। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन कहाँ है, ये ब्रो है, ठीक है। तो इसको ये रेफ़र करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन को रेफ़र करेगा, उसको रिलेट करेगा। और आगे जो इसके बारे में जो आगे जो इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो इसी नाउन के बारे में होगी। ये कहना चाह रहा है। अर्थात हेल्प करने वाला कौन है, यही हेल्प करने वाला है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है और इसके बारे में हमें आगे जानकारी देता है, ठीक है। और ये क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो भाई प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब नाउन का जिक्र हो ले पहले। तो ये जो प्रोनाउन है वो ये किसकी जगह यूज हो रहा है, ये इस मतलब किसकी जगह यूज हो रहा है, ये बॉय की जगह यूज हो रहा है। तो आप यहाँ ये मान के चलें कि यहाँ पे क्या है, बॉय, ठीक है। यही जो है ना, यहीं पे है। तो आगे जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं है तो यही, लेकिन असल में वो है जिसकी ओर ये रेफ़र कर रहा है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये जिसकी तरफ रेफ़र कर रहा है वो इसका असल में सब्जेक्ट है।
और रेफर किसकी तरफ करेगा, इससे पहले आने वाले नाउन की ओर, तो बॉय की ओर। तो हेल्प करने वाला कौन है, द बॉय। हु हेल्प्ड मी का मतलब है द बॉय हेल्प्ड मी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। रिलेटिव प्रोनाउन कैन प्ले 3 रोल्स। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो 3 रोल प्ले करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज का, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैंने अभी जो सेंटेंस लिखा था मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ। ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। मैंने ये सेंटेंस दोबारा से लिखा। अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन 3 रोल प्ले करता है। पहला रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन है क्योंकि ये इस बॉय जो नाउन है इसकी जगह यूज हो रहा है। तो पहली बात ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, क्योंकि किसकी जगह यूज हो रहा है, द बॉय की जगह। द बॉय हेल्प्ड मी है, तो ये बॉय की जगह हमने ये यूज कर रखा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा, ये रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। ये रिलेटिव क्लोज हमारी ये है, ये रिलेटिव क्लोज है, तो ये इस रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट का, जो रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। दूसरा रोल है ये। और तीसरा रोल हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों क्लोजेस को, ही इज़ द बॉय हेल्प्ड मी, इन दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है। अब आप इन एग्जाम्पल्स के द्वारा ये चीज़ समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके द्वारा हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आप आराम से देख लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है। इसमें हु है, इसमें विच है, और इसमें दैट है। ठीक है, अब ये आप बताइए कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव है क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हु हमेशा सब्जेक्टिव होता है। तो इसके बाद ये वर्ब है, ये वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिलेटिव क्लोज हो गई। रिलेटिव क्लोज मीन्स एडजेक्टिव क्लोज हो गई। ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लोज, ये एडजेक्टिव क्लोज ही है। इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण ये है कि ये सारे के सारे शब्द इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। ये वो लड़का है जिसने बूढ़े आदमी की मदद की। तो कौन सा लड़का है, ये हमें बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि कौन सा लड़का जिसने बूढ़े आदमी की मदद की थी, जिसने बुजुर्ग आदमी की मदद की थी। तो एडजेक्टिव क्लोज हो गई। आगे देखिए, ये विच है। अब आप बता सकते हैं कि विच सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता तो इसके बाद वर्ब होती, लेकिन इसके बाद वर्ब नहीं है, इसके बाद तो नया सब्जेक्ट और नई वर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है अपनी जो इस क्लॉज में जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, बाई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बाई का ऑब्जेक्ट कैसे है, देखिए, ये बाई का, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बाई का ऑब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे, तो आप किसको बनाएंगे बाई का ऑब्जेक्ट। भाई ये विच है, ये विच ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये विच जो है ये बाई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आई बॉट, क्योंकि ये विच ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो ये बोट ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम इस बाई, ये जो बोट है इसके ऑब्जेक्ट में हम क्या रखें, यहाँ पे ध्यान से। तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पे, तो मैं क्या रखूँगा, जो उस नाउन को रखूँगा जिसको ये विच रेट कर रहा है, जिसकी तरफ ये विच रेफर कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है जिसका। तो विच से पहले जो है ये नाउन इसकी तरफ रेफर कर रहा है, इसको ये रिलेट कर रहा है। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ केस में है, तो मैं यहाँ पे, भाई एक बात तो क्लियर है कि विच ऑब्जेक्टिव केस में तो विच का जो बोट का ऑब्जेक्ट है वो विच है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन विच की जगह मैं क्या रखूँगा, विच की जगह मैं वो रखूँगा जो विच जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो विच जिसको रिलेट कर रहा है। अब मोबाइल को रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो मोबाइल हो जाएगा। इसका मतलब द मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव है। कौन सा मोबाइल एक्सपेंसिव है, आई बॉट द मोबाइल येस्टरडे, वो मोबाइल जो मैंने येस्टरडे ख़रीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे
जो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है, विच आई वॉट यस्टरडे, तो विच की जगह तो क्या है, मोबाइल है, ठीक है, और विच यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये सारे शब्द मिलके ये इस मोबाइल की विशेषता बता रहे हैं, और मोबाइल एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और क्योंकि ये क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, इसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लोज इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मोबाइल की विशेषता बता रही है, मोबाइल एक नाउन है। और इसको देखिए, इसको मोबाइल के ठीक बाद रखा गया है, ठीक है ना, जो उसका ऑब्जेक्ट है। बाकी प्रिंसिपल क्लोज मतलब प्रिंसिपल क्लोज का जो प्रेडिकेट है वो लास्ट में रखा हुआ है, एडजेक्टिव क्लोज को बिल्कुल ठीक उस मोबाइल के तुरंत बाद रखा हुआ है, क्योंकि मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसलिए इसको मोबाइल के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है। इसी प्रकार ये देखिए, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। अब देखिए, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हमारी हम क्लोज कहेंगे, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से हमारी क्लोज शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसा कि मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन जो है कंजक्शन भी होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और इसका ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि दैट सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता, फिर माना कि दैट जो है, विच और दैट, इसके जो हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव सेम होता है और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी दैट होता है। तो हमें समझ ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने कि अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो इसके बाद में सीधी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको या मेन वर्ब मिलेगी, और अगर ये होगा, ये होंगे, तो इसके बाद एक सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ दैट के बाद आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, देख रहे हैं आप एक वर्ब भी है। तो यहाँ पे जो दैट है, ये दैट है, ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये सारे शब्द मिलके हमें बुक के बारे में बता रहे हैं, बुक के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी बुक है ये जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, अगर मैं वही प्रयोग करके आपको दिखाऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वाक्य पे किया था, तो इसको देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट है, तो किसका ऑब्जेक्ट है भाई, आई वॉज लुकिंग। अगर मैं लुक फॉर कहीं यूज करता हूँ, तो मैं अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि मैं एक बुक की तलाश कर रहा था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर ए बुक, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है, देखिए ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन को हम तब लिखते हैं जब मतलब प्रीपोजिशन जब हम लिखते हैं, यूज करते हैं, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन भी यूज करते हैं या प्रोनाउन यूज करते हैं। अकेली प्रीपोजिशन तो लिखी नहीं जाती, प्रीपोजिशन हम जब भी लिखेंगे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट ये बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। दैट किसका ऑब्जेक्ट, मतलब दैट अगर ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर मैं ये कहूँ भाई दैट ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो ये किस नाउन की जगह यूज हो रहा है, ये किस नाउन की जगह यूज हो रहा है, तो ये उस नाउन की जगह यूज हो रहा है जो दैट से पहले है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बुक, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बुक, और हम आर्टिकल यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो देखिए, दिस इज द सेम बुक, ये वही पुस्तक है, और आई वॉज लुकिंग फॉर दैट बुक, मैं उस पुस्तक की तलाश कर रहा था, मतलब जिस पुस्तक की मैं तलाश कर रहा था वही ये पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दैट किसकी जगह यूज हो रहा है, ये इस बुक की जगह यूज हो रहा है, और दैट ऑब्जेक्टिव केस में है, किसका ऑब्जेक्टिव केस में है, फॉर का ऑब्जेक्ट है, और इस दैट की जगह अगर हम यूज करना चाहें तो क्या यूज करेंगे, जो दैट से पहले आया वो नाउन। तो अगर सेंटेंस को अगर मैं तोड़ूँ इस सेंटेंस को, दो पार्ट करूँ इसके, तो मैं क्या करूँगा, दिस इज द सेम बुक, आई फुल स्टॉप, आई वॉज लुकिंग फॉर द बुक, ठीक है। दिस इज द सेम बुक, ये वही पुस्तक है, आई वॉज लुकिंग फॉर द बुक, मैं इस पुस्तक की तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे जो है लुक फॉर प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज करेंगे, द बुक, क्योंकि दैट से पहले बुक है, और दैट जो है वो इस बुक को
भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है, तो यहाँ पे ये बुक को रिलेट कर रहा है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैं जो अभी यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पहला है हु रिप्लेसेस द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जो हु होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को जो रिप्लेस करता है, जैसे आई हुआ, सी हुआ, ही, वी, ये सारे जो हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनको रिप्लेस करता है। और जो हुज है वो जो है पोजीशन को शो करता है, तो ये पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको रिप्लेस करता है। और होम जो है वो होम रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो होम है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हालांकि हम पढ़ चुके हैं। हु जो है वो किसको रिप्लेस करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। तो देखिए, ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। तो देखिए, मैं अगर इस सेंटेंस को ब्रेक करूं तो मैं क्या लिखूंगा? ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, फुल स्टॉप। ठीक है, और ये हु की जगह मैं क्या रखूंगा अब? बॉय, क्योंकि हु से पहले बॉय है जो कि लड़का है, तो ही रखूंगा। तो ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन। ठीक है, अब जब इन सेंटेंसेस को, दोनों सेंटेंस जो मैं जोड़ूंगा तो ये सेंटेंस बन के आएगा, ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। क्योंकि जो अब ये जो ही है इसकी जगह मैं क्या रखूँगा? हु, और ये सेंटेंस बन जाएगा फिर, हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन। क्योंकि पहली बात तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और देखिए, ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। ही हेल्प द ओल्ड मैन, जिसने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की थी। मदद करने वाला कौन है? बॉय। अब बॉय के लिए ही यूज हुआ है, तो ये बॉय तो यहाँ इधर आ लिया। अब इसकी जगह जब मैं इसको कंबाइन करूँगा, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करूँगा, तो मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन को मैं कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा? ये हु यूज़ करूँगा, क्योंकि यही तो है जो हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लेंगे इसको, और ये सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से ये है, सी इज़ द वुमेन हुज हस्बैंड इज़ ए कैप्टन। तो ये हु जो है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये किसको रिप्लेस करता है? ये हिज। ठीक है, माई, योर, और ये जो होता है ना, ये जो मतलब योर तो यहाँ पे नहीं होगा, हिज, माई और देयर। ठीक है, जो ये हम जो पढ़ते हैं ना, ये जो पढ़ते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो बीच वाली पट्टी है ये इसको रिप्लेस करता है। इसमें जो भी आते हैं ना, ये उनको रिप्लेस करता है ये। तो चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे सी इज़ द वुमन हुज हस्बैंड इज़ कैप्टन। अगर इसको ब्रेक करें तो कैसे करेंगे? देखिए, सी इज ए वुमन, हर हस्बैंड इज ए कैप्टन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दोनों सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों सेंटेंसेस में कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे ए वुमन है, यहाँ पे हर है। जो यहाँ पे जो ए वुमन है वही यहाँ पे है ये हर। ठीक है, दोनों मतलब एक ही है। जो ए वुमन है वही हर है इधर, तो कॉमन चीज़ दोनों में एक है ना। ये इधर हर है, इधर ए तरफ कॉमन है। तो हम इसको जो है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर जब इस सेंटेंस को दोनों को जोड़ेंगे तो एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे, और इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे हम इसकी जगह। ठीक है, तो हमें ये लिखा, सी इज ए वुमेन, ये तो हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, इसकी जगह हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव केस में है तो हमें पॉजिटिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन पॉजिटिव वाला कौन सा है? हुज। ठीक है, तो हमने यूज़ किया हुज हस्बैंड इज ए कैप्टन। ठीक है, अब क्योंकि ये वुमेन की हमने आइडेंटिटी बता दी, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमें जो आर्टिकल है वो दा लगानी पड़ेगी। सी इज़ द वुमेन हुज हस्बैंड इज ए कैप्टन। तो इस तरह से जो ये हर है, ये मतलब जो ये हुज है, ये किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। उसी प्रकार से होम देखते हैं। होम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं उनको रिप्लेस करता है। तो जैसे देखिए, दे हैव फाउंड द लेडी होम दे वांट टू इंटरव्यू। देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। दे हैव फाउंड द लेडी। ठीक है, फुल स्टॉप। दे
अब देखिए ये देखिए सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि होम जो होता है ये होगा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो हम इस सेंटेंस को जब ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो नए सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, दे वांट। अब दे वांट, अब हम ये जो है टू इंटरव्यू, तो जो है इन्फिनेटिव फ्रेज है जो हमें किसी पर्पज़ के बारे में बता रहे थे, इंटरव्यू, ये तो हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वांट का ऑब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, होम को। अब होम किसकी जगह यूज हो रहा है, लेडी की जगह, क्योंकि होम किसकी जगह यूज हो रहा है, लेडी की जगह। तो दे वांटेड द लेडी तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि द लेडी तो आ लिया पहले, तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे वांटेड हर। तो ये दो सेंटेंस बन गए, दे हैव फाउंड द लेडी, दे वांट हर टू इंटरव्यू, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा तो ये सेंटेंस हमें प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा, देखिए दोनों तरफ कॉमन चीज़ क्या है, दोनों तरफ इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है, द लेडी। द लेडी के लिए इधर यूज हुआ है हर, ठीक है। द लेडीज़ के लिए यहाँ हर यूज हुआ है, तो इस क्लॉज को हम सीधा लिख देंगे, दे हैव फाउंड द लेडी, ठीक है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद हम जो ये क्लोज है हमारी दूसरी, इसकी शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन से करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, मतलब जो इसको रेफ़र कर रहे हैं, जो इसको रेफ़र कर रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको रेफ़र कर रहा है वो कौन सा वर्ड है, हर। तो हर यहाँ पे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये पर्सन है। किसी भी लिविंग थिंग के लिए हम हु यूज़ करते हैं, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, तो ओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, होम, तो हमने होम यूज़ किया और बाकी सेंटेंस जो का त्यों लिख दिया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, किसको रेफर कर रहे हैं, लेडी को। और ये जो क्लोज है ये एक एडजेक्टिव क्लोज बनी, और ये सारे शब्द मिलके जो है लेडी के बारे में हमें बता रहे हैं। तो इस तरह से हु, हुज, होम, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। हु जो है आई, सी, ही, वी और दे को रिप्लेस करता है। हुज जो होता है वो किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। होम जो है वो किसी जो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, होम एंड दैट आर यूज टू रेफर टू पीपल। जो ये प्रोनाउंस हैं हु, हुज, होम और दैट, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं लोगों को रेफ़र करने के लिए यूज किए जाते हैं, पीपल को रेफ़र करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं विच और दैट, ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी रेफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स को भी रेफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे दैट पे नज़र डालिए, दैट, और यहाँ इधर देखिए दैट, अर्थात दैट का प्रयोग हम जो पीपल को रेफ़र करने के लिए भी कर सकते हैं और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को रेफ़र करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओनली द प्रोनाउन विच कैन रेफर टू ए क्लोज। अभी अगर हमें किसी नाउन को रेफ़र करना हो, तो हम भाई अगर ये नाउन कोई पर्सन है, कोई लिविंग थिंग है, तो हम हु, हुज, होम और दैट को यूज़ करते हैं। अगर ये नॉन लिविंग थिंग है, कोई वस्तु है, तो हम भाई दैट को भी यूज़ कर सकते हैं, विच को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नाउन या प्रोनाउन ये कोई नाउन ना होगे, एक बहुत बड़ी क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और वो सारी क्लोज को रेफ़र कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो सारी क्लोज को रेफ़र कराने के लिए, सारी क्लोज को रिलेट कराने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, विच। ये जो शब्द हैं वर्ड्स लाइक ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये इन सभी के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ अभी देख लीजिए, थोड़ी देर बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, तो हम ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये कोई दो नाउन है, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दोनों को जो है रेफ़र कर रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है, और इसमें से एक जो है पर्सन है और एक एनिमल है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे यहाँ पे, कोई ऐसा प्रोनाउन जो दोनों को रिलेट कर दे, एनिमल को और पर्सन दोनों को, तो वो है दैट, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये 3 एग्जाम्पल्स हैं,
ये 3 एग्जांपल्स आप ध्यान से देखिए, इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। देखिए हमें यूज करना है भाई, तीनों में जो है बॉय है और बॉय है, तो सीधी सी बात है हमें यूज क्या करना है, हु यूज करना है। हु यूज करना है कि अब हमें हुज यूज करना है, अब हमें होम यूज करना है, ये हम देख लेते हैं। तीनों में वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो हमें वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, अर्थात ये यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करना है, और या फिर हमें विच तो हम यूज नहीं करेंगे, हो यूज करना है कि या हमें दैट यूज करना है, क्योंकि दैट भी तो यूज हो सकता है, दैट भी तो पर्सन के लिए यूज होता है ना। पर्सन के लिए भाई 2 यूज होते हैं, पर्सन हम पीपल को रेफर करने के लिए 2 यूज कर सकते हैं, हु भी यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं। तो किस में हम हु यूज करेंगे, किस में दैट यूज करेंगे। पहली बात तो ये दोनों सब्जेक्टिव है, हमें ढूंढ लिया कि ये हमें सब्जेक्टिव ही चाहिए। क्यों, कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि वर्ब है इसके बाद, तो हमें सब्जेक्टिव ही चाहिए। तो देखिए पहले सेंटेंस, तो पहला एग्जांपल है, उसमें बॉय है, बॉय से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो जब इंडेफिनेट आर्टिकल हो किसी नाउन से पहले तो इंडेफिनेट नाउन होगा। इंडेफिनेट नाउन के लिए आप हो यूज करेंगे, दैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात। अब देखिए अगला एग्जांपल, इसमें बॉय है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब ये जो बॉय है ये डेफिनेट हो गया। अब डेफिनेट के लिए हम चाहे दैट यूज कर लें चाहे हो यूज कर लें, दोनों सही है। कहने का मतलब दैट आज तभी यूज करेंगे किसी पर्सन के लिए जब वो पर्सन डेफिनेट हो। ठीक है, अगर वो पर्सन डेफिनेट है तो ही हम ये जो है दैट यूज करेंगे, अदरवाइज अगर वो पर्सन इनडेफिनेट है तो फिर हम हु यूज करेंगे। हालांकि वो पर्सन अगर डेफिनेट बन जाता है तो हम हु भी यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये पर्सन है, इससे पहले द सेम है, और द सेम का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था कुछ शब्दों में। कहाँ पे किया था, ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे किया था, ये देखिए ये। ठीक है, ये अगर कहीं पे ये आ जाए तो वहाँ तो आपको 100% दैट यूज़ करना है। ठीक है, आपको 100% दैट यूज़ करना है। तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्या यूज़ करें, तो दैट यूज़ करेंगे। दैट किसको रेफर कर रहा है, बॉय को। यहाँ पे अगर हु यूज़ करेंगे और दैट यूज़ करेंगे तो किसको रेफर कर रहा है, ये बॉय को। यहाँ पे हु यूज़ करेंगे तो किसको रेफर कर रहा है, बॉय को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर 3 सेंटेंस है हमारे पास, और ये 3 सेंटेंस में हमें फिलअप करना है। आप देखिए यहाँ पे वॉच है, यहाँ पे वॉच है, यहाँ पे वॉच है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं विच और दैट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें सब्जेक्टिव यूज करना है कि ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तो वर्ब है, तो यहाँ तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव। यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ भी हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव। हमें चाहिए क्या, अब वो देख लेते हैं। वॉच है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हम विच यूज करेंगे। ठीक है, दैट यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दैट हमेशा डेफिनेट के लिए यूज होता है। ध्यान रखिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा चाहे पर्सन के लिए करो चाहे किसी थिंग के लिए करो, हमेशा डेफिनेट के लिए यूज करना है। तो ये डेफिनेट है अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस वॉच से पहले डेफिनेट आर्टिकल है तो डेफिनेट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर डेफिनेट है तो आप यहाँ पे चाहे विच यूज कर लीजिए चाहे दैट यूज कर लीजिए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो वस्तु है, इससे पहले देखिए द सेम आ रहा है, तो वही चीज़ द फ्यू, द लिटिल, द सेम वगैरह वो अभी जो हमने देखी थी, अगर वो वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर दैट ही यूज करना है। तो यहाँ पे हम दैट ही यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ विच सही है क्योंकि विच का सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई भी लगा लीजिए यहाँ पे। ये दैट ऑब्जेक्टिव है, तीनों यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए ये जो है नाउन है, इससे पहले वन ऑफ ये आ रहा है। तो वन ऑफ के बाद में अगर नाउन आता है तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो इसके अनुसार आएगा, क्योंकि वो इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो राम एक व्यक्ति है तो क्या आएगा, हु, क्योंकि पर्सन के लिए हु आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राम इज़ द ओनली स्टूडेंट, अब यहाँ पे राम इज़ द ओनली स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट है और फिर द ओनली लगेगा इससे पहले,
तो द ओनली, द फ्यू जो हमने देखे थे, ठीक है ना, इससे 2 स्लाइड पहले जो हमने वर्ड्स तो मैंने दिखाए थे, द ओनली, द फ्यू, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री वगैरह, तो वो आ गया अब इसके साथ, तो हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, राम इज ऑलवेज टीचिंग द डॉग, खालिस्तान इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिज पेरेंट्स। देखिए उसके पेरेंट्स के द्वारा क्या लाइक नहीं किया जाता, उसके पेरेंट्स के द्वारा ये सारी चीज़ लाइक नहीं की जाती, ये सारी की सारी। राम जो कुत्तों को सताता है वो उसके पेरेंट्स लाइक नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ लाइक नहीं की जाती। और ये क्लोज है, तो क्लोज को रेफ़र करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको, हमेशा विच और कुछ नहीं, विच। अब जो विच है ये सारी बात को रेफ़र कर रहा है, सारी बात को जो है रेफ़र कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि सारी बात ये ऐसी है जो इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिज पेरेंट्स। ठीक है, विच ने पहले इसको रिलेट किया, सारी बात को रिकॉर्ड किया, ठीक है, और फिर सारी बात के बारे में ही ये आगे बताया कि सारी जो बात है ना यही इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिज पेरेंट्स। तो कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कुछ एडवर्ब्स होती हैं वो व्हेन होती है, वो टाइम को रेफ़र करती है, तो डू यू नो द टाइम व्हेन दे लेफ्ट। वेयर जो है वो प्लेस को रेफ़र करती है, तो आई नो द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। और जो वाई है वो रीजन को रेफ़र करती है, तो डू यू नो द रीजन वाई इज़ वीपिंग। तो जैसे मैंने बताया था, देखिए वैन अगर है और ये वैन से पहले टाइम वर्ड मिलेगा, तो ये एक रिलेटिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है, किसके बारे में बता रही है, टाइम को एक्सप्लेन कर रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब से शुरू हो रही है, ये भी एडवर्ब से शुरू हो रही है। इस टोटल जो सारे शब्द हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं, प्लेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर रीजन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए और फिर एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करनी हो तो फिर वो वैन से शुरू होगी। अगर प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, एडजेक्टिव क्लॉज बनानी है, तो फिर वो वेयर से शुरू होगी। अगर रीजन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, एडजेक्टिव क्लॉज बनानी है, मतलब रीजन को एक्सप्लेन करना है, तो वाई से शुरू होगी। कुल मिला के टाइम को अगर एक्सप्लेन करना है, टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो वैन से शुरू करना है, प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वेयर से शुरू करना है, रीजन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वाई से शुरू करना है। ठीक है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं इस तरह से। कई बार क्या होता है कि एज और बट जो होते हैं वो भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, जैसे सच बॉयज एज आर गिल्टी विल बी पनिश्ड बाय द टीचर्स। अब यहाँ देखिए, सच बॉयज एज आर गिल्टी, ठीक है ना, एज आर गिल्टी मीन्स हु आर गिल्टी। तो यहाँ पे जो एज है वो एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। सच बॉयज विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है, क्योंकि एज किसकी जगह यूज हो रहा है, हु की जगह, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये शब्द मिलके किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, बॉयज़ के बारे में। ये कौन से लड़कों को टीचर पनिश करते हैं, जो गिल्टी होते हैं, तो बॉयज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है। उसी प्रकार कई बार बट भी जो है एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज होता है, मतलब एज जो रिलेटिव प्रोनाउन उसकी तरह यूज होता है। कैसे देखिए, जब बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है हु, डज, डू, डिड और नॉट। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, क्योंकि हु ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया सब्जेक्टिव केस में और ये हो गई वर्ब। ठीक है, ऐसे जब यूज होता है ना तो ये बट एक जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे देयर वाज नो वन बट वेप्ट। अब इस बट वेप्ट का क्या मतलब हुआ, बट वेप्ट का क्या मतलब अब देखो, जैसे मैंने बताया ना बट का क्या मतलब होता है, एक तो हु मतलब होता है और उसके बाद डू डज डिड लगाएंगे। डू डज डिड में से क्या लगाएंगे, ये पास्ट में है तो डिड लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद ये वर्ब मिलेगी, इसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो हु डिड नॉट वीप। इसका ये मतलब हो गया देयर वाज नो वन हु डिड नॉट वीप, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो नहीं रोया। अब ये जो है ना बट वेप्ट, ये जो क्लोज बनी ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये वर्ब और ये ऐसी क्लोज बन गई। भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो ये प्रोनाउन हो गया तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा और ये वर्ब हो गई तो ये क्लोज बन गई ना। लेकिन इस क्लोज को खोलेंगे तो डिटेल जो सर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्लोज निकल गया है, ये हु डिड नॉट वेप। तब यहाँ पर अच्छी तरह समझ गए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये समूह हो गया एक, और इशारा समूह किसके बारे में बता रहा है, नो वन के बारे में। देयर वाज नो वन, कोई ऐसा नहीं था, और नो वन के बारे में कुछ जो कोई ऐसा नहीं था। अब जो नो वन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये शब्द हु डिड नॉट वेप, कोई ऐसा नहीं था जो वह नहीं रोया।
तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लोज है। इसी प्रकार से देयर इज़ नो मदर हु डज नॉट लव हर चाइल्ड, तो इसको हम अगर थोड़ा सा मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे हु डज नॉट लव हर चाइल्ड को, तो ये बन जाएगी हमारी बट लव्स हर चाइल्ड। इसके बाद आती हैं एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज जो हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग होती हैं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो अगले वीडियो में वो हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।